हमारी वर्क लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है और यह कुछ ऐसा है जिसे हम सभी को समझना होगा। आज 24 नवंबर 2025 है और इंडिया की वर्किंग दुनिया में अभी अभी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। गवर्नमेंट ने फाइनली 4 नए लेबर कोड्स लागू कर दिए हैं जो ऑफिशियली 21 नवंबर 2025 से शुरू हो गए हैं। ऐसे सोचो, दशकों से हमारा देश पुराने कॉम्प्लिकेटेड कानूनों के एक पैचवर्क पर चल रहा था। 29 कानून, अगर सटीक कहें तो ये कानून एक अलग समय, एक अलग इंडिया के लिए बने थे। वे कंपनियों के लिए कंफ्यूजिंग थे और अक्सर उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते थे जिनकी मदद करने के लिए वे बने थे। इस बड़े बदलाव का मेन गोल सब कुछ सिंपल करना है, बिजनेस के लिए ऑन परेड करना आसान बनाना है और इससे भी इंपॉर्टेंट 40 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स को एक सेफ्टी नेट के अंदर लाना है। तो ये 4 मैजिकल कोड्स क्या हैं जिन्होंने पुरानी रूल बुक्स को रिप्लेस कर दिया है? पहला है वेज कोड, जो आपकी सैलरी के बारे में है और यह सुनिश्चित करता है कि सबको फेयर मिनिमम वेज मिले। दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड, जो आपके पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस जैसी चीजों पर फोकस्ड है। तीसरा, हमारे पास इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है, जो हायरिंग, फायरिंग और यूनियंस कैसे काम करती हैं, इससे डील करता है। आखिर में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस OSHWC कोड है। यह वाला काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपका वर्क प्लेस सेफ और हेल्दी हो, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो या फैक्ट्री में। यह एक कंप्लीट सिस्टम रिब्यूट है। इस बड़े प्रोजेक्ट के पीछे का असली मकसद इंडिया को 21वीं सदी की इकोनॉमी के लिए तैयार करना है। पुराना सिस्टम स्मार्टफोन के जमाने में लैंडलाइन फोन यूज करने जैसा था। अब यह एफिशिएंट नहीं था। एक सिंपलर, यूनिफाइड सिस्टम बनाकर गवर्नमेंट को ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की उम्मीद है। जब रूल्स क्लियर और फॉलो करने में आसान होते हैं, फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनीज शॉप सेटअप करने और जॉब्स क्रिएट करने के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है। यह एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के बारे में है। बिजनेस रेड टेप में उलझे बिना ग्रो कर सकते हैं और वर्कर्स को बेहतर, ज्यादा सिक्योर जॉब्स मिलते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के साथ, जो पहले कई लोगों के लिए पहुंच से बाहर थे। ये सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं है, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है कि हम इंडिया में काम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में कैसे सोचते हैं। पहली बार कानून मॉडर्न वर्कफोर्स के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो एप्स के लिए काम करते हैं, जो जॉब के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लाखों लोग जो पुराने कानूनों के लिए अदृश्य थे। नए कोड्स का मकसद सबके लिए सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना है। बेंगलुरु में एक आईटी प्रोफेशनल से लेकर एक छोटे शहर में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर तक। आइडिया एक नए इंडिया के लिए एक ज्यादा फॉर्मल, सिक्योर और फेयर लेबर मार्केट बनाना है। सबसे बड़े बदलावों में से एक जो आपको देखने को मिलेगा वह आपकी मंथली सैलरी स्लिप में है। नए वेज कोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आपकी बेसिक सैलरी अब आपकी टोटल पे या आपके कॉस्ट टू कंपनी CTC का कम से कम 50% होनी चाहिए। पहले कई कंपनीज बेसिक सैलरी को कम रखती थीं और बाकी को अलग अलग अलाउंस से भर देती थीं। इससे उन्हें प्रोविडेंट फंड, PF जैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस पर पैसे बचाने में मदद मिलती थी, क्योंकि PF आपकी बेसिक पे के आधार पर कैलकुलेट होता है। अब जब बेसिक सैलरी आपके टोटल पैकेज का आधा हिस्सा होगी, तो ये पुरानी स्ट्रक्चर अब पॉसिबल नहीं है। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल चेंज है। तो इसका आपके बैंक अकाउंट पर हर महीने क्या मतलब होगा? खैर, ये थोड़ी अच्छी खबर, थोड़ी बुरी खबर वाली सिचुएशन है। चूंकि आपकी बेसिक सैलरी बढ़ रही है, तो PF और ग्रेच्युटी में आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। आपके एम्प्लॉयर को भी आपके PF अकाउंट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा। इसका मतलब है कि महीने के एंड में आपको जो पैसा असल में रिसीव इन हैंड, आपकी टेक होम सैलरी, वह शायद थोड़ा कम हो जाएगा। शुरुआत में यह सैलरी कट जैसा लग सकता है, लेकिन यह नहीं है। आप बस अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा सेव कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बदलाव सिर्फ आपके PF के बारे में नहीं है, ये आपकी ग्रेच्युटी को भी अफेक्ट करता है। ग्रेच्युटी एक लंप सम अमाउंट है जो आपको अपने एम्प्लॉयर से आपकी सर्विसेज के लिए धन्यवाद के रूप में मिलता है।
आमतौर पर 5 साल पूरे करने के बाद। चूंकि ग्रेच्युटी भी आपकी बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होती है, तो हायर बेसिक का मतलब है जब आप आखिर में कंपनी छोड़ते हैं तो एक बड़ा ग्रेच्युटी पे आउट। तो भले ही आपको अब अपने मंथली बजट को थोड़ा और ध्यान से मैनेज करना पड़े, आप अपनी रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा नेस्ट एग बना रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन का एक क्लासिक केस है जो हम सभी को बचत के बारे में थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड होने के लिए मजबूर करता है। वेज कोड का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यूनिवर्सल मिनिमम वेज का आइडिया है। पहली बार इंडिया में एक नेशनल फ्लोर वेज होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनिमम पे लेवल सेट करेगी और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस नेशनल बेंचमार्क से कम अपना मिनिमम वेज सेट नहीं कर सकती। यह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जो अक्सर बहुत कम पे पर बिना किसी लीगल प्रोटेक्शन के काम करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि देश भर में हर वर्कर, चाहे उनका इंडस्ट्री या लोकेशन कुछ भी हो, को बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की गारंटी हो। इससे वेज इनइक्वालिटी कम करने और लाखों परिवारों को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। इन नए कानूनों का सबसे मॉडर्न और फॉरवर्ड थिंकिंग हिस्सा गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ऑफिशियली पहचान देना है। उन लोगों के बारे में सोचो जो आपका खाना डिलीवर करते हैं, आपकी कैब एप्स के लिए ड्राइवर्स या वे फ्रीलांसर जिन्हें आप ऑनलाइन हायर करते हैं। सालों से ये वर्कर्स एक लीगल ग्रे एरिया में मौजूद थे। उन्हें फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं माना जाता था, इसलिए उनके पास पीएफ, इंश्योरेंस या पेंशन जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स तक पहुंच नहीं थी। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 इसे पूरी तरह से बदल देता है। यह इन वर्कर्स को कानूनी रूप से डिफाइन करता है और उन्हें इंडियन हिस्ट्री में पहली बार सोशल सिक्योरिटी अम्ब्रेला के तहत लाता है। यह एक बहुत बड़ी बात है, यह देखते हुए कि यह सेक्टर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 2024 से 2025 में इंडिया में लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स हैं और यह संख्या 2030 तक 2.35 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है। नए नियमों के तहत फूड डिलीवरी एप्स और राइड हेलिंग सर्विसेज जैसी कंपनीज, जिन्हें एग्रीगेटर्स कहा जाता है, को इन वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूट करना होगा। उन्हें अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% इस फंड में देना होगा। इस पैसे का उपयोग गिग वर्कर्स को डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ बेनिफिट्स और अन्य प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए किया जाएगा, जिससे उन्हें एक बहुत जरूरी सेफ्टी नेट मिलेगा। नए कानून वर्कफोर्स में महिलाओं के लिए भी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। OSHWC कोड में एक मुख्य प्रावधान महिलाओं को सभी प्रकार के एस्टेब्लिशमेंट्स में और सभी घंटों में, जिसमें नाइट शिफ्ट्स भी शामिल हैं, काम करने की अनुमति देता है। पहले कई सेक्टर्स में महिलाओं के रात में काम करने पर प्रतिबंध थे। अब जब तक एम्प्लॉयर प्रॉपर सेफ्टी, सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है और महिला की सहमति लेता है, वह रात में काम करना चुन सकती है। यह महिलाओं के लिए ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज खोलता है और इक्वालिटी को बढ़ावा देता है। कानून यह भी अनिवार्य करता है कि वर्कप्लेस कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए गठित कमिटीज में महिलाओं का पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके अलावा नए कोड्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत को मजबूत करते हैं। अब समान काम या समान प्रकृति के काम के लिए वेजेस के मामलों में महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करना स्पष्ट रूप से इलीगल है। हालांकि यह सिद्धांत पहले से रहा है, नए कानून इसे सभी सेक्टर्स में ज्यादा रोबस्ट और एनफोर्सेबल बनाते हैं। ये प्रावधान सिर्फ रूल्स के बारे में नहीं है, वे माइंडसेट्स बदलने और पुरानी बाधाओं को तोड़ने के बारे में है। सेफ्टी, कंसेंट और फेयर पे सुनिश्चित करके कानून लाखों महिलाओं के लिए एक ज्यादा इंक्लूसिव और एम्पावरिंग एनवायरनमेंट बनाने का लक्ष्य रखते हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी का एक वाइटल पार्ट है। नए लेबर कोड्स सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में नहीं है, वे कंपनीज के लिए रूल्स को भी सिग्निफिकेंटली बदलते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में रहे बदलावों में से एक हायरिंग और फायरिंग से रिलेटेड है। अब 300 तक एम्प्लॉय वाली कंपनीज को गवर्नमेंट की प्री अप्रूवल के बिना वर्कर्स को ले ऑफ या रिट्रेंच करने की परमिशन है। पहले लिमिट बहुत कम थी, 100 एम्प्लॉय पर। गवर्नमेंट का लॉजिक ये है कि इससे कंपनीज को बदलते मार्केट डिमांड्स के हिसाब से
एडजस्ट करने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, जिससे वे ज्यादा कंपेटिटिव होंगी और उन्हें कॉम्प्लेक्स एग्जिट प्रोसीजर्स के डर के बिना ज्यादा लोगों को हायर करने के लिए एनकरेज किया जाएगा। यह बिजनेस करने की आसानी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम है। हालांकि इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। उदाहरण के लिए, अब हर एम्प्लॉयर के लिए हर एक एम्प्लॉय को एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी है। यह सिंपल डॉक्यूमेंट क्रूशियल है क्योंकि यह एम्प्लॉयमेंट का लीगल प्रूफ प्रोवाइड करता है और जॉब के टर्म्स एंड कंडीशंस को आउटलाइन करता है। कानून इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए रूल्स को भी स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्ट्राइक पर जाने की चाह रखने वाली किसी भी यूनियन या वर्कर्स के ग्रुप को अब 14 दिन का नोटिस देना होगा। ये रूल सभी इंडस्ट्रीज पर लागू होता है, जिसका मकसद नेगोशिएशन के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड प्रोवाइड करना और अचानक होने वाले डिसरप्शंस को रोकना है, जो कंपनी और इकोनॉमी दोनों को कैन हार्म। कंपनीज के लिए सबसे बड़ी राहत कंप्लायंस का सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। 29 अलग-अलग कानूनों से निपटने के बजाय हर एक के अपने सेट ऑफ फॉर्म्स और डेडलाइंस के साथ बिजनेस के पास अब एक बहुत क्लीनर सिस्टम है। नया फ्रेमवर्क एक रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस और एक रिटर्न मॉडल को बढ़ावा देता है। इसका मतलब है कम पेपर वर्क, गवर्नमेंट ऑफिस में कम विजिट और एक्सीडेंटल नॉन कंप्लायंस की कम चांस। यह छोटे और मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस (एसएमईज) के लिए विशेष रूप से हेल्पफुल है, जिनके पास बड़े एचआर और लीगल डिपार्टमेंट नहीं होते हैं। गोल ये है कि एंटरप्रेन्योर्स को ब्यूरोक्रेसी में फंसने के बजाय अपने बिजनेस को ग्रो करने पर ध्यान केंद्रित करने दिया जाए। किसी भी बड़े रिफॉर्म की तरह रिएक्शंस मिले जुले रहे हैं। गवर्नमेंट और कई इंडस्ट्री बॉडीज ने नए कोड्स की तारीफ की है, यह कहते हुए कि यह एक हिस्टोरिक स्टेप है जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा, इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करेगा और लाखों लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। वे तर्क करते हैं कि कानून वर्कर राइट्स की रक्षा करने और बिजनेस ग्रोथ को बढ़ावा देने के बीच सही संतुलन बनाते हैं। दूसरी ओर, ट्रेड यूनियंस ने बदलावों का कड़ा विरोध किया है। वे तर्क करते हैं कि कंपनीज को वर्कर्स को फायर करने की ज्यादा पावर देने से जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। उनका मानना है कि नए नियम, खासकर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट और रिट्रेंचमेंट पर, वर्कर्स की स्थिति को कमजोर करते हैं और बड़ी कॉरपोरेशंस का फेवर। फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी के बीच यह बहस इस रिफॉर्म के सेंटर में